क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 ये लेक्चर 2 है आपका। ये हम फ्रेंच ये मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस का जब न्यूज़ फैला अलग यूरोप के अलग अलग शहर में, तो जो स्टूडेंट्स थे और जो दूसरे सदस्य थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, वो अपना जैकोबिन क्लब बनाने स्थापना करना शुरू कर दिए। और जब रिवोल्यूशनरी वार शुरू हुआ तो फ्रेंच आर्मी जो है वो नेशनलिज्म का आइडिया को दूर दूर तक फैलाए। अब हम लोग नेपोलियनिक कोड पढ़ेंगे। इवन तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, नेपोलियन जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था फ्रांस में, लेकिन वो क्रांतिकारी प्रिंसिपल को भी लाया था और इसमें सिविल कोड ऑफ 1804 लाया था, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। ये कोड जो है सारा प्रिविलेज को हटाया था जन के अनुसार, और सारे नागरिकों के बीच इक्वालिटी का स्थापना किया था कानून के सामने, और राइट टू प्रॉपर्टी को भी सुरक्षित किया था। फ्यूडल सिस्टम हटाया गया था नेपोलियन के द्वारा डच रिपब्लिक में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में और जर्मनी में। जो किसान थे उनको गुलामी से आज़ाद कराया था और मैनुअल ड्यूज से भी आज़ाद कराया था। गिल्ड सिस्टम को भी हटाया गया था और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सुधारा गया था। देयर वाज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉज, और एक यूनिवर्सल लॉ का स्थापना किया गया था। स्टैंडर्डाइज वेट लाया गया था, मेजर्स लाया गया था, और एक कॉमन नेशनल करेंसी लाया गया था, जिससे हर सेक्शन, समाज के हर सेक्शन के लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स था वो राजनीतिक आज़ादी नहीं लेके आया नागरिकों के लिए। एज देयर वे इंक्रीज टैक्सेस, क्योंकि टैक्स सिस्टम जो है बढ़ गया था, सेंसरशिप बढ़ गया था। फ्रेंच आर्मीज़ का ज़रूरत था ताकि बाकी के यूरोप पे भी नेपोलियन शासन कर सके। अब फ्रेडरिक सोरियोज वर्ल्ड व्यू, फ्रेडरिक सोरियोज का पूरे दुनिया का विचार क्या था। 1884 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम फ्रेडरिक सोरियो था। वो अपने काल्पनिक दुनिया का पिक्चर बनाया था जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक था, और एक सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट्स बनाया था। पहला प्रिंट में जो लोग थे यूरोप के और अमेरिका के, उनको मार्चिंग करते हुए दिखाया गया उस पिक्चर में, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे एक फीमेल फिगर है जो एक हाथ में टॉर्च ली हुई है ज्ञान का, और दूसरे हाथ में चार्टर ली हुई है राइट्स ऑफ मैन का। ये और जो टुकड़ा बचा हुआ है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का, ये सिंबल है। ये उसके नीचे लेवल पे दिखाया गया है पिक्चर के। इन द यूटोपियन व्यू के अनुसार, सोरियो के यूटोपियन व्यू के अनुसार, जो दुनिया के लोग हैं वो अपने अलग अलग झंडे के द्वारा अपने आप के पहचान को बता रहे हैं और अपने राष्ट्रीय परिधान के द्वारा बता रहे हैं। द डिफरेंस विच फॉलोड अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड इन द प्रोसेसन वेयर जर्मनी, और जो अलग अलग विभिन्नता दिखाया जा रहा है इस जुलूस में, उसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है, लॉम्बार्डी है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया है। ये सब देश है यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर हम 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था जैसा कि आज है। अब हम जानेंगे नाउ व्हाट वी नो, अब हम जानेंगे कि जैसे कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड वो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, डचीज़ और कैंटन्स में बटा हुआ था, जिसके शासक जो हैं उनका ऑटोनोमस टेरिटरीज था, और कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर नहीं शेयर करते थे। वो अलग अलग भाषा बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे। वो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन करता था। ये बहुत सारे क्षेत्र को मिल के और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नागरिकों को मिल के बना था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप, और उन सब को बांधने का एक ही इन अलग अलग ग्रुप के लोगों को बांधने का एक ही था कि वो कॉमन डेडिकेशन था, वो अपने राजा के प्रति बहुत ही समर्पित थे। इवन दो देयर वर मेनी डिफरेंसेस, उन लोगों के बीच बहुत ही विभिन्नता था,
लेकिन बहुत सारा फैक्टर्स था जिसके कारण नेशन स्टेट बना। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था कि नया मिडिल क्लास का उत्थान हुआ, लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी का फैलाव हुआ और कंजर्वेटिज्म का नया स्पिरिट आया और ट्रीटी ऑफ वियन्ना साइन हुआ। उसके बाद रिवॉल्यूशनरीज़ का भी उत्थान हुआ। अब हम एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी मतलब बहुत ही अमीर घराने के लोग, सोशली और पॉलिटिकली मतलब सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जिनके पास ज़मीन था, जो बहुत बड़े ज़मींदार थे, वो डोमिनेंट क्लास थे उस कॉन्टिनेंट में, मतलब वो शासन करते थे। उनके पास अपना स्टेट्स होता था, अपना प्रॉपर्टी होता था गांव में और टाउन में भी। वो फ्रेंच भाषा बोलते थे और उनका परिवार जो है वो शादी के बंधनों के द्वारा जुड़ा हुआ था। ये जो एरिस्टोक्रास था वो बहुत छोटा ग्रुप था, बहुत कम इसमें लोग थे और ज़्यादातर जो जनसंख्या था उस समय वो किसानों का था। वेस्ट में ज़्यादातर ज़मीन जो है वो टेनेंट्स और छोटे छोटे मालिकों के अंडर में था, लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में बहुत बड़ा बड़ा स्टेट्स भी था और लैंड था जो सर्व्स मतलब गुलामों के द्वारा उपजाया जाता था। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यूरोप में एक कॉमर्शियल क्लास का उत्थान हुआ, जिनकी उपस्थिति आधारित थी मार्केट प्रोडक्शन पे, मार्केट के लिए प्रोडक्शन पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक नया सामाजिक ग्रुप सामने आया जिसको वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहा गया और मिडिल क्लास, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, वो सामने आए। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। और जो नेशनल यूनिटी, जो प्रसिद्धि हुई नेशनल यूनिटी की, वो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के बीच हुई। अब न्यू डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट। अर्नेस्ट रेनान एक नया परिभाषा दिया था नेशन स्टेट के बारे में। एक दूसरा फ्रेंच फिलोसोफर था अर्नेस्ट रेनान, एक नेशन स्टेट का परिभाषा दिया था। इसके अनुसार एक नेशन जो है वो लॉन्ग पास्ट इंडेवर्स था सेक्रीफाइस और डिवोशन का, मतलब जिस ग्रुप के लोग ज़्यादा बलिदान दिए अपने देश के लिए वो उनका ही राज्य माना जाता था। और वो हीरोइक पास्ट को सजेस्ट करता था, ग्रेट मैन ग्लोरी, जो एक सोशल कैपिटल था जिसके आधार पे नेशनल आइडिया आधारित था। नेशन जो है एक बहुत बड़ा सॉलिडेरिटी था, इसका उपस्थिति जो है एक डेली प्लेब्सिट था और नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस जो है ये अच्छा माना गया और ये लिबर्टी को भी गारंटी देता था। इफ़ द वर्ल्ड हैज़ ओनली वन लॉ, अगर पूरी दुनिया में एक ही कानून होता तो ओनली वन और एक ही मालिक होता तो ये लिबर्टी जो है नहीं प्राप्त हो पाता। बाकी हम अब कल पढ़ेंगे।